नाउ बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं, फटाफट ध्यान से सुनेंगे। हम बेटा जब भी किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में तो चलती ही रहती है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रेंड कि इकोनॉमी एक अपने लेवल पर तो चलती ही रहती है। उसके बीच में उसके बीच में इकोनॉमी का जो एक ट्रेंड है, ये सीधे सीधे चलने की जगह ऐसे डिप मार मार के चलता है, लाइक अ साइकिल। तो ऐसे में जैसे जिंदगी का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे ही इकोनॉमी का पहिया भी कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर। जब भी समय खराब होता है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि अच्छा समय भी आएगा, और जब अच्छा समय होता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का है। सो बेटा जब इकोनॉमी बिल्कुल पीक पर अपने होती है, एकदम बेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो इसको अपन कहते हैं बूम। बूम का मतलब क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे हर चीज जो ऊपर जाती है उससे नीचे तो आना ही होता है। तो देन शुरू होता है नीचे आने का सफर, जिसको अपन रिसेशन कह सकते हैं। अब जब रिसेशन बड़े बड़े दिनों तक जाता है तो लोएस्ट सिचुएशन टफ, उसको अपन कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में ना जाओ तुम लोग, इसीलिए मैं आज आ गई ये वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए, डिप्रेशन। फिर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप लेती है जिसको अपन कहते हैं रिकवरी, और धीरे धीरे वापस इकोनॉमी अंततः बूम पर आ जाती है। राइट। तो बिजनेस साइकिल का ये जो पहियों का मूवमेंट है, इसको अपन कहते हैं बिजनेस साइकिल। जैसे समय बहुत बलवान है, कभी एक सा नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे बिजनेस साइकिल जो है वो भी चेंज होती रहती है। सो ये हमने जो स्टेजेस पढ़ी थी, दैट इज बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, इन सब को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ऑल राइट। तो ये हमारी जो बिजनेस साइकिल की स्टेजेस हैं, PRTR जो हमने पढ़ा था, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस हैं, इनको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। राइट। तो रिदमिक फ्लक्चुएशन किसमें है, हमारे माइंडसेट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो ये जो रिदमिक फ्लक्चुएशन हो रहा है इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो समय के बदलाव के साथ साथ होता रहता है, इसको ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। सॉर्टेड। ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल हम इसको कहते हैं। इसके जो फेजेस मैंने तुम्हें याद करने को कहा था, वो है PRTR, पीक, रिसेशन, ट्रॉफ एंड रिकवरी। पीक बिल्कुल हिमालय की चोटी पे जब हैं, रिसेशन जब हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे हैं, ट्रफ जब हम बिल्कुल गड्ढे में घुस गए हैं, नीचे जाने की गुंजाइश बची नहीं है, अर्थ के बिल्कुल बॉटम पोल पे पहुंच गए हैं, और वहां से वापस जिंदगी की शुरुआत होती है, रिकवरी। तो पहला फेज जो है बेटू दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम अपस्विंग भी कहते हैं। अपस्विंग के अलावा इसको रिकवरी भी कह सकते हैं क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और बूमिंग पीरियड भी कहते हैं। एक्सपेंशन करते 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 जब हम सबसे ऊंची शीर्ष चोटी पे पहुंच जाते हैं तो वी कॉल इट पीक, बूम। और उसके बाद वक्त क्योंकि एक सा नहीं रहता, तो हम धीरे 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 नीचे आना शुरू करते हैं। जब हम नीचे आने की जस्ट शुरुआत करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बट जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत दिनों तक हो जाए तो उसको कहते हैं रिसेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में अंतर क्या हुआ मैम? कॉन्ट्रैक्शन तो जब जस्ट टर्न लेने के बाद ना, यू टर्न लेने के बाद ना, टर्निंग पॉइंट के बाद का जो टाइम है ना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। पर जब वो बहुत दिनों तक खिंच जाए और हम तो जूम 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 नीचे चले जा रहे हैं, तब उसको कहते हैं रिसेशन। और जब बिल्कुल ही ग्राउंड हिट कर जाएं तो उसको क्या कहेंगे हम? डिप्रेशन। राइट। तो डिप्रेशन जो है उसको ट्रफ भी कहते हैं, क्योंकि ट्रफ जो है उसके नीचे तो बस धरती है, फिर और जाना संभव ही नहीं है। तो यस, PRTR तुम्हें क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद PRTR? यस, आई एम वेरी श्योर यू आर। तो तुम लोग मुझको बताओगे कि कौन से स्टेज पे है हूं अभी मैं। ये डायग्राम जो तुम्हारे सामने बना रही हूं, बताओ विच इज दिस पॉइंट, विच इज द पॉइंट नंबर 1?
प्लीज टेल मी विच इज द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट बाय पॉइंट बताना बच्चों, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा किस क्वेश्चन का आंसर कब दे रहे हो. राइट? उसके बाद व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? नाम लिखेंगे सब लोग. ओके. 2 में भी स्टार्टिंग वाली स्टेज, 2 की भी ये स्टार्टिंग वाली स्टेज, 2 की स्टार्टिंग वाली स्टेज 3, बताओ ये क्या है. और उसके बाद 2 के बाद वाली ये टिपिकल वाली स्टेज, और उसके बाद ये 5th वाली स्टेज, 5th के बाद ये 6th वाली स्टेज. यस. ऑल राइट. सो सभी ने ऑलमोस्ट सही गैस किया है और सब सही लिख भी रहे हैं. फर्स्ट को हम कह सकते हैं बूम, इसको मैं कह सकती हूँ पीक. सेकंड को ओवरऑल, सेकंड को ओवरऑल, सेकंड को ओवरऑल रिसेशन कहेंगे. बट उसका भी बारीकी में देखा जाए तो थर्ड को हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे और एग्जैक्टली फोर्थ को हम रिसेशन कह पाएंगे. राइट. फिफ्थ को हम डिप्रेशन कहेंगे, बिल्कुल गड्ढे में, जिसको ट्रफ भी कहते हैं, ट्रफ जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है. और उसके बाद गवर्नमेंट कूदेगी सुपरमैन की तरह और फिर हम इसको कहेंगे रिकवरी या अपस्विंग, जब हम वापस ऊपर जा रहे हैं और अंततः हम फिर से 1 पर आ जाएंगे. गिव मी अ थम्स अप, सबको क्लियर है? वेरी गुड. हाँ जी बेटा, 6 को एक्सपेंशन भी कह सकते हैं. 6 को एक्सपेंशन, अपस्विंग, रिकवरी बिल्कुल कह सकते हैं. रिसेशन को डाउन स्विंग बिल्कुल कह सकते हैं. अच्छा बताओ, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं? What are the two numbers turning points? बताओ, what are the two turning points? Can you please tell me? Yes, very good बच्चों, very good. I'm so happy कि तुम लोग अच्छे से जवाब दे पा रहे हो. 1 number is the turning point क्योंकि उसके बाद activity level change हो रही है. Very good. And 5 number is the turning point क्योंकि उसके बाद भी activity change हो रही है. Very good. So I hope my प्यारे बच्चों are absolutely clear with this कि what are the turning points. Very good. तो मैंने फर्स्ट को बोला पीक और 5th को बोला ट्राउफ. ये दोनों are the turning points. ओके. डिस्कशन लंबा है इसलिए शुरू करते हैं. ये मैंने तुम्हें बता दिया. अब मैं फटाफट एक्सपेंशन के बारे में बोलती हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे. जब एक्सपेंशन होता है बेटा, इकोनॉमी बढ़त की तरफ होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट, जब आपको सामान बनाना है तो रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जब मजदूरों के हाथों में पैसे जाएंगे तो वो डिमांड करेंगे, जिसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. दुकानदारों की सेल बढ़ने लगेगी और उनको प्रॉफिट होने लगेगा. ओवरऑल सब तरफ खुशहाली का माहौल होगा. लोग जब अच्छे गुड्स यूज करेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी. यस, तो दिस इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब इकोनॉमी वापस रिकवरी कर रही है. नाउ एक्सपेंशन के बाद आता है पीक. हमने समझा कि पीक जैसे हिमालय की चोटी होती है, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज कॉल्ड पीक. पीक पर आते आते क्या होता है कि प्राइसेस बहुत बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों को खरीदना है, दुकानदार को भी लग रहा है मौके पे छक्का लगाऊं, तो प्राइसेस बढ़ने लगती हैं. प्राइसेस बढ़ते 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 पे आ जाती हैं और फिर चटक जाती है इकोनॉमी. इसके आगे कैसे खरीदें? तो प्राइस जब बहुत बढ़ जाती है तो डिमांड थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेट हो जाती है और फिर लोग पीछे हटने लगते हैं कि भैया अपने बस की तो नहीं हो रही, अपने बस की तो नहीं हो रही है. और वहां से रिवर्स ट्रेंड चालू होता है और उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं. टर्निंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है. इस नेक्स्ट फेज को बेटू कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन शब्द का मतलब है स्लो डाउन, डाउन स्विंग. और जब लंबे अरसे तक कॉन्ट्रैक्शन चल जाए तो उसी को रिसेशन का नाम दे दिया जाता है. इसमें अब बिजनेसमैन पीछे हटने लगते हैं, शॉप्स बंद होने लगती हैं, दुकानें बंद होने लगती हैं,
फैक्ट्रीज कम चलने लगती हैं। क्यों? इतनी महंगाई बढ़ गई। मेरा ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम इको पढ़ रहे हैं, 2-3 बार सुन लेना। 2-3 बार सुनने के बाद दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। बहुत ही काम का वीडियो है आज का। बहुत ही काम का वीडियो है आज का। मैं अभी तुम्हारे डाउट्स नहीं ले रही हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। तो फॉल होने लगता है इन्वेस्टमेंट। नया आदमी सोचता है नहीं करना भैया, मेरे को और धंधा नहीं खोलना, नई दुकानें कौन खोलूं। अब जब दुकानें बंद होंगी तो मजदूरों की नौकरियां जाने लगती हैं। नौकरी जाने के चक्कर में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। अब सामान तो बना हुआ रखा है साहब, क्या करें? क्या करें? तब दुकानदार सोचता है भैया डिस्काउंट देके बेचो, मगर बेचो। तो सामान सस्ता बिकने लगता है। लोग अपनी जो फ्यूचर में दुकानें खोलने वाले थे तो वो रुक जाते हैं, जैसा कि लॉकडाउन में इंडिया में हुआ था। लॉकडाउन में कौन हिम्मत करेगा नई दुकान खोलने की भैया, क्योंकि मार्केट ही बैठ गया। इसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल होने लगते हैं और आउटपुट कम होने लगता है। जब बना हुआ सामान बिक ही नहीं रहा तो फिर आउटपुट कम ही तो होगा। और जब ये बहुत लंबा चल जाए तो इसी को रिसेशन कहते हैं। इसमें एक मैंने ग्रीन से मार्क किया है पॉइंट, जरा ये देखो, एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है कि क्या इसमें नेगेटिव हो जाती है जीडीपी? नो 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 नो, नेगेटिव तो जीडीपी नहीं होती, बट उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। तो इस पे स्टार मार्क कर लो और क्वेश्चन लिख लो कि आउटपुट कम होने की वजह से राष्ट्र की ग्रोथ रेट कम हो जाती है। ग्रोथ होती तो है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती, बट ग्रोथ रेट कम हो जाती है। सॉर्टेड? ओके, एग्जैक्टली। ये सभी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ही लॉकडाउन के टाइम इकोनॉमी चली गई थी। कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ही लॉकडाउन के टाइम इकोनॉमी चली गई थी, सब कुछ स्लो डाउन हो गया था। राइट बेटू? कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर सुनना है तुमको, ठीक है? अब ये जो डिक्लाइन है रिसेशन के टाइम, क्या ये परमानेंट हो जाता है? जिंदगी में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है बच्चों, तो वो भी टेम्पररी ही रहता है। थोड़े टाइम रहता है, फिर गवर्नमेंट के उसमें प्रयास चालू हो जाते हैं। पर प्रयास शुरू होने के पहले हम चले जा सकते हैं डिप्रेशन में, विच इज कॉल्ड ट्राउफ। इट इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन। इसमें हो जाती है नेगेटिव ग्रोथ रेट। रिसेशन में नहीं होती नेगेटिव ग्रोथ रेट, डिप्रेशन में हो जाती है। नेशनल इनकम धज्जियां उड़ जाती हैं। लोग सामान खरीदने के पैसे ही नहीं है लोगों के पास। जब जॉब चली गई तो पैसे कैसे आएंगे? तो दुकानदार एकदम सस्ती प्राइसेस पे कर देते हैं। दुकानें बंद होने लगती हैं, बेरोजगारी हो बढ़ने लगती है, लोगों के हाथों में पैसे ही नहीं रहते हैं। अब क्या फर्म, बताओ तुम, बैंक जाके नया व्यापार करने के लिए लोन लेगी? नहीं लेगी भाई, कहाँ से लेगी? तो क्योंकि फर्म जो है लोन लेती नहीं है, तो यहां पर स्टार्ट होती है बैंक का इंटरेस्ट रेट टूटना। बैंक तो पैसे लेके बैठा है लोन देने के लिए, कोई आ ही नहीं रहा है लोन लेने के लिए। तो जैसे हम अपने सामान पे डिस्काउंट देते हैं जब सामान बिकता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक भी कम पैसे देने पे आ जाता है, ब्याज की दर, विच इज कॉल्ड सॉफ्ट लेंडिंग। Soft lending, soft lending, please pay attention. What is the meaning of soft lending? Soft lending का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कोई लोन लेने को राजी ही नहीं है, तो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया ताकि कोई तो आके लोन ले। ऐसी स्थिति आई थी इंडिया में, वर्ल्ड में, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। बेटू 1930 से 33 का पीरियड बहुत ही खराब था वर्ल्ड के लिए। यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन इमर्ज हुआ था। जेएम कीन्स का कहना था कि पता है ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ? क्यों हुआ? इस कदर आपने प्राइसेस बढ़ा ली थी बूम में कि अब लोगों की बस की ही नहीं बची और लोग पीछे हटने लगे। तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। उनका कहना था एग्रीगेट डिमांड का कम होना डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण था। एग्रीगेट डिमांड कम होने से जब सामान ही नहीं बिकेगा तो दुकानदार बनाएगा कैसे? जब बनाएगा नहीं तो किसी को नौकरी पे रखेगा क्यों? फैक्ट्री खोलेगा क्यों? और ऐसा विशेष सर्कल होता चला गया। हजारों करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए, हत्याएं होने लगी, खाने पीने के लिए लोग खुदकुशी करने लगे। बहुत ही खराब स्थिति वर्ल्ड की हो गई थी
हुआ तो वो यूएस में था, बट हर चीज का असर पूरी जगह ही थोड़ा थोड़ा पड़ता है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति यूएस में हुई थी। आप ब्रॉडली याद रख सकते हैं वो पीरियड 1929 से 33 के आसपास था, तो 1930। जब इतनी स्थिति खराब हो जाती है तो तब स्थिति उत्पन्न होती है रिकवरी की। सबसे पहले बैंक क्या करता है? बैंक कहता है कि आओ हमसे कम रेट पर लोन ले लो। दूसरा व्यक्ति जो टूटता है वो होता है मजदूर, बट बच्चों जो डेली वेज वर्कर होता है, उसकी तो रोज की कमाई होती है। तो तुम सोचो कि लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई थी। लॉकडाउन में जब फैक्ट्रियां 3-3 महीने बंद हो गई, वो कैसे खाए? उसके पास कुछ नहीं था। तो जो मजदूर 500 रुपए प्रतिदिन लेता था, वो 200 रुपए पर भी काम करने को राजी हो गया। यहां से रिकवरी की शुरुआत होती है, तो क्योंकि सबसे पहले लेबर टूटता है। तो जैसे ही लेबर कम दाम पर काम करने को राजी हो जाता है, अब बिजनेसमैन के एंगल से सोचो, उसको लगता है कि यार लेबर सस्ता पड़ रहा है, बैंक लोन भी सस्ता मिल रहा है, क्यों ना मैं धंधे की शुरुआत करने की कोशिश तो करूं। तो धीरे धीरे वो हिम्मत करके फैक्ट्री खोलता है। जब वो फैक्ट्री खोलता है जब वो फैक्ट्री खोलता है तो उतने मजदूर को तो नौकरी मिलती है। जब उनके हाथों में पैसे जाते हैं तो डिमांड धीरे धीरे पिकअप करती है। मेरे इस लेक्चर को तुम दोबारा सुन लेना, ताकि ये पूरा जो साइकिल है तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर जमा हो जाए और क्लियर हो जाए। तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लोग भी हिम्मत करके बाहर आते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ के मजदूरों के हाथों में पैसे जाते हैं, तो वही तो डिमांड करते हैं। और बैंक सॉफ्ट लोन लेंडिंग कंटिन्यू रखता है। सॉफ्ट लेंडिंग का मतलब है कम ब्याज की दर पे पैसे देना लोगों को। कम ब्याज की दर पे पैसे देना लोगों को। तो आई होप तुमको ये क्लियर हुआ कि रिकवरी में काफी बड़ा रोल गवर्नमेंट और बैंक्स का होता है। अब उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं बेटा। कैपिटल गुड्स का सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर, वॉर गुड्स के सेक्टर। सबसे ज्यादा रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम सबसे सेंसिटिव कौन होता है? कैपिटल गुड्स। क्यों? भाई खाने पीने का सामान तो आदमी फिर भी खाता रहता है, बट नई मशीनें खरीद के नया व्यापार कौन खोलेगा? तो दैट्स व्हाई कैपिटल गुड्स का मोस्ट सेंसिटिव होता है। राइट मेरे बच्चे? तो ये तुमने यहाँ तक मेरे साथ पढ़ लिया ग्रेट डिप्रेशन का सारी स्टोरी। तो अब ये जो बिजनेस साइकिल्स हमने पढ़ी, इनके बारे में फीचर्स एग्जाम में आ सकते हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं? पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना। ओके, तो बिजनेस साइकिल के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक जैसी नहीं होती है। देखो ध्यान से स्क्रीन पर। कभी तो बेटू ये 5 इयर्स की हो सकता है पीरियड, कभी ये 2 साल का हो सकता है, कभी ये 8 साल का, कभी ये 4 साल का, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये पीरियोडिकली होता रहता है। पीरियोडिकली का मतलब हर चीज बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, साइकिल के पहिए की तरह। ओके, तो इसकी खासियत क्या है बिजनेस साइकिल की? कि ये बेटा एकदम सेम नहीं होती हर कंट्री में। जैसे डिप्रेशन भी जब हुआ था तो इंडिया में उस वक्त लिमिटेड हुआ था, बट चाइना इधर यूएस में बहुत सीवियर हुआ था। तो एक तो बेटू ये इंटरनेशनल होती है। इट इज इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। ये पीरियोडिकली होती रहती है, बट इसका असर सब जगह अलग अलग होता है। हर फेज का लेंथ इक्वल नहीं होता, ना फिक्स होता है। 3 तरह की इकोनॉमीज तुमने मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कैपिटलिस्ट। क्योंकि वो ही भगते रहते हैं प्रॉफिट के पीछे। खूब सारा बना लेंगे, कभी बिल्कुल फैक्ट्री बंद कर देंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया ही ज्यादा अफेक्ट होता है, और ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स पर ही ज्यादा इसकी मार पड़ती है। क्या इसको समझना इतना आसान है? नहीं भैया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, और इससे सारे इकोनॉमी के वेरिएबल हिट हो जाते हैं। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्राइसेस, एग्रीगेट डिमांड,
सबकी डैश डैश हो जाती है, ठीक है? सबकी हालत खराब हो जाती है। तो बस मेन बात तुम्हें याद रखनी है कि लेंथ हर उसकी सेम नहीं होती, और आजकल तो ग्लोबलाइज़ेशन में एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रीज़ ही वो हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे, ये जो बिज़नेस साइकिल है, ये बताती क्या है? बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। ये डिस्क्राइब करती है कि ये शॉक्स क्या होते हैं और इकोनॉमी कैसे उनको रिस्पॉन्ड करती है। बिज़नेस साइकिल बताती है कि इकोनॉमिक शॉक्स क्या होते हैं। So it describes shocks and presents a model of how economy responds to them. हालांकि सिवियरिटी माने तीव्रता अलग अलग होती है। ओके, तो बिजनेस साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे शॉक्स, शॉक बताता है और ये बताता है कि इकोनॉमी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और उसकी जो सिवियरिटी है ये दोनों ही फिक्स नहीं होती है। ठीक है? क्या इतना आसान है कि तुम पकड़ लोगे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नो बच्चों, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट द टर्निंग पॉइंट। अब इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूं कि तुम इस पेज को दोबारा पूरा लिखो। देखो, संकेत इंडिकेटर, जैसे कि बेटू तूफान आने वाले होता है तो पहले ही लाइटनिंग, थंडर और बहुत जोर जोर से हवा चलने लगती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सो लाइटिंग, थंडर और बहुत ही फोर्सफुल हवा चलने लगती है, तो उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जो आने वाले तूफान का एडवांस में पहले ही संकेत दे दे, उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। बट उसके बाद जब बहुत तूफान आ ही जाता है, पानी तेज गिरने लगता है, धड़धड़ाते हुए गिरने लगता है, उसको बोलते हैं को इंसिडेंट इंडिकेटर। बारिश आ रही है तो ये तूफान हो ही रहा है ना, इट्स हैपनिंग एक्चुअली। और फिर जब रात गुजर जाती है, अगले दिन सुबह जब आप उठ के देखते हो, यहाँ खंबा पड़ा है, यहाँ पर पेड़ पड़ा है, यहाँ कोई होर्डिंग पड़ा है, तो जब वो गिरी हुई चीजें आप देखते हो, तो आप भले ही रात को उस शहर में नहीं थे, बट आपको बाद में पता चल जाता है कि ये तो यहाँ तूफान आया था। तो जो चीज बाद में संकेत दे, उसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। आई होप तुम इससे रिलेट कर पाओगे कि व्हाट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, what is a coincident indicator and what is a lagging indicator. अब मैं ये जो स्क्रीन है तुम्हारे सामने रखी है, तुम सब इसको अभी नोट करोगे मेरे सामने। What are the indicators? What are the indicators? तो तीन है बेटू, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर एंड कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर, those economic factors that change before economy starts to follow a trend. वो इंडिकेटर्स जो पहले से ही संकेत दे देते हैं जब इकोनॉमी में चेंज आने वाला है। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पहले से ही संकेत दे देते हैं जब इकोनॉमी में चेंज आने वाला है, उसको अपन कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। इससे पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। इससे पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल्स लिखिए और मेरे से सुनते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले बेटा, जब आपको दिखे कि ये वाला एग्जाम में कुछ ज्यादा ही आता है, जब आपको दिखने लगे, जब आपको ये दिखने लगे कि लोग वापस धीरे धीरे घर खरीदना शुरू कर रहे हैं। घर एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जब आपको दिखने लगे कि लोगों का खर्चा करना वापस शुरू हो गया, तो लोगों के खर्चे को देखकर बिजनेसमैन अंदाजा लगा लेते हैं, तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट चेंज होने लगता है। फिर बेटा स्टॉक प्राइसेस चेंज होने लगती हैं। स्टॉक का मतलब शेयर प्राइसेस। उसमें आपको दिखने लगता है कि मूवमेंट आ रहा है। उसके बाद लोगों को नए ऑर्डर मिलने लगते हैं। नए ऑर्डर मिलने का मतलब
इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। और वहीं पे बेटा, जब इकोनॉमी में रिसेशन स्टार्ट होने वाला होता है, उसके पहले आपको कैंसिलेशन होने लगते हैं ऑर्डर के। तो आपको समझ में आने लगता है कि सामने वाले ने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया था, मशीनों का ऑर्डर दिया था, और अब उसने कैंसिल कर दिया। तो कुछ तो बात है। या आपको लगने लगता है कि यार बहुत सारे ऑर्डर एक साथ आ रहे हैं, तो लगता है वापस सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। देन धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स में भी चेंज आने लगता है। धीरे धीरे आपके प्रॉफिट में भी चेंज आने लगता है। धीरे धीरे प्रॉफिट में चेंज आने लगता है। मनी सप्लाई में खास तौर पे आपको मूवमेंट दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि लोगों का घर से बाहर निकल के पैसा निकलना चालू हो रहा है। तो मनी सप्लाई में आपको पैसा चेंज दिखने लगती है। लोग दबाए हुए पैसे को बाहर निकालने लगते हैं। लोग नगर निगम जैसी जगहों पर परमिट के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें घर बनाना है। तो भैया पैसा आ रहा है कहीं से, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आपको संकेत मिलने लगता है कि इकोनॉमी वापस रिवाइव हो रही है। वहीं उल्टा, अगर रिसेशन आने लगता है, तो आपको ऑर्डर कैंसिल होने लगते हैं, स्टॉक की प्राइसेस नीचे जाने लगती हैं, लोग घर के ऑर्डर कैंसिल करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने लगते हैं, पेनल्टी देने को भी तैयार रहते हैं। कंपनी अपना सामान धीरे धीरे डिलीवर करती है। इन्वेंट्री में भी चेंज आता है। ओके, तो ये हो गया लीडिंग इंडिकेटर। आप इसको 3 बार सुन लेना, लेक्चर रिवाइंड कर करके 3 बार सुन लेना मेरे मुंह से कि मैम ने लीडिंग इंडिकेटर में ये सपना स्टोरी सुनाई थी हमको कि ऐसा होने लगता है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। और एग्जाम के एक दिन पहले आप सोचिए कि आज टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया। वरना कभी स्कूल तक ऐसा होता था क्या कि आपने मैंने जो पढ़ाया हो 12th में भी 11th में भी, बस यूट्यूब ऑन करा और मैम को 6 घंटे में पूरा कोर्स सुन लिया मैम के मुंह से। ये हो गया लीडिंग इंडिकेटर। ऑल राइट, आगे बढ़ू। अब लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग क्या होते हैं? दे रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। मतलब जो हो चुका है, जैसे तूफान आने के बाद इधर पड़ा है कुछ, उधर पड़ा है कुछ, उधर टपका है कुछ, उधर बिखरा है, उधर टूटा है, उससे तुम्हें समझ में आ जाता है कि कल क्या हुआ था। सो इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमीज, it it reflects economy's historical performance, and changes are seen after after the trend has already happened. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स लिख लो। बेरोजगारी एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेरोजगारी, जब आपको दिखे कि बेरोजगारी हो गई है, तो इसका मतलब कि इस इकोनॉमी में जस्ट कुछ दिन पहले रिसेशन और डिप्रेशन रहा है। लेबर की कॉस्ट, जब तुम्हें दिखने लगे कि लेबर बहुत हाई डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब है जस्ट पीक अभी खत्म हुआ है। और जब तुम्हें लगे कि लेबर टूट चुका है, 500 की जगह 200 रुपए लेने को राजी हो गया है, तो तुम समझ जाओ जस्ट अभी अभी रिसेशन गया है, तभी ऐसा है। इंटरेस्ट रेट, बैंक टूटता है बेटू। बेटू इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। दोनों के दोनों में चेंज आ जाता है, तो आप समझ जाओ कि इंटरेस्ट रेट में, रियल में और नॉमिनल में, दोनों में चेंज आ गया है। मतलब इकोनॉमी किसी फेज से गुजरी है। या तो ये रेट एकदम बढ़ जाते हैं जब पीक होता है, और ये रेट एकदम गिर जाते हैं जब रिसेशन और डिप्रेशन होता है। ओके बेटू, फिर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। ये बाद में दिखाई देता है। तूफान के जाने के बाद जैसे खंबा गिर जाता है ना, ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हालत खराब हो जाती है। कॉर्पोरेट्स जो अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट में, गिरने लगता है। तो ये सब आता है लैगिंग। तो लैगिंग और लीडिंग। हाँ बेटा, तुमने पूछा कि मैम लैगिंग का फायदा क्या। लैगिंग के बाद तो होना था वो हो ही चुका। मेरे बच्चे, लैगिंग से कम ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि हाँ, जो हम सोच रहे थे ऐसा ही हुआ। लैगिंग ट्रेंड को कंफर्म कर देता है। ओके बेटू, तो गिव मी अ थम्स अप
कि क्या तुमको ये दोनों तुमने पूरे पूरे नोट कर लिए? क्या तुम्हें ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गए हैं? लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग और लैगिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन हो, भैया याद कर लेना स्क्रीन तुम तो उठा के। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। बेटू कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो साथ साथ चलते हैं, जैसे बारिश आ रही होती है, जब टपक रही होती है बारिश उस वक्त, है ना, आवाजें धड़ धड़ हो रही होती है, जब तूफान आता है, दैट्स कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट। दोज things that occur simultaneously with the business cycle, those things that coincide with the business cycle, and they give information about the rate of change, and they give information about the rate of change, and they give information about the rate of change. इसके examples लिख लो coincident के। जीडीपी में चेंज। अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, यहां मैंने बोला कॉर्पोरेट प्रॉफिट में चेंज, और यहां मैंने बोला कंट्री की ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज। इंटर में पढ़ोगे तुम नेशनल इनकम। सेकंड, डिस्पोजेबल इनकम। बेटू हाथों में जो पैसे बचते हैं खर्च होने के बाद, जब आंधी तूफान चल रहा होता है तो वो बचते नहीं है ज्यादा। देन इन्फ्लेशन, ध्यान देना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लैगिंग है, परंतु इन्फ्लेशन कोइंसिडेंट में लिखा है मैंने, इन्फ्लेशन कोइंसिडेंट में लिखा है मैंने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन में चेंज। आउटपुट यदि बढ़ने लगे और आउटपुट यदि घटने लगे तो ये तो उसी वक्त दिखता है ना। आउटपुट यदि बढ़ने लगे कोइंसिडेंट, आउटपुट घटने लगे कोइंसिडेंट। तो आउटपुट या प्रोडक्शन के चेंजेस को कोइंसिडेंट कैटेगरी में कहलाते हैं। देन बेटा रिटेल सेल्स में भी चेंज आता है। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री वालों का, दुकान वालों की सेल होती है, तो ये कोइंसिडेंट कहलाता है। स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, अब ध्यान देना, मैंने यहां भी लिखा है चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, तो कुछ इंडिकेटर कॉमन होते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं होता कि जो बिल्कुल यही होगा, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। तो स्टॉक प्राइसेस में जब चेंजेस आने लग जाएं तो वो लीडिंग तो होता ही है, बट जब वो तूफान चल रहा होता है उस वक्त भी स्टॉक मार्केट की प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रही होती हैं। ऑल राइट, देन बेटू बिजनेस के फिक्स इन्वेस्टमेंट में चेंज, ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, रेसिडेंशियल लोगों के घरों में चेंज इज लीडिंग इंडिकेटर, मगर फैक्ट्री की मशीनों में चेंज इज कोइंसिडेंट, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो इट इज कोइंसिडेंट, इट इज कोइंसिडेंट। और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि मजदूर कितने रुपए लेने को तैयार हैं, उसको तो मैंने बोला यहां पर, बेरोजगारी को मैंने बोला लैगिंग में, कॉन्सेंट्रेट, बेरोजगारी को मैंने बोला लैगिंग में, परंतु एम्प्लॉयमेंट को मैंने बोला कोइंसिडेंट में। सो बच्चे, देयर आर 3 इंडिकेटर्स, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। जस्ट लर्न अप दिस चार्ट and you will have no problem. So leading indicators are those economic factors which before the trend give you the indication. Lagging are those when the trend happens, they give you the hint. And coincident are those which keep occurring when the cycle phase is going on. So most important, leading में you must remember change in residential investment, change in residential investment, change in money supply, orders getting cancelled and new orders being given. Lagging may most important, unemployment, when you see that suddenly people have become jobless, so that is lagging indicator which shows that depression has just set in. Then interest rate, very very important lagging indicator, just learn it by heart, just learn it by heart, learn it by heart, that bank ke rate of interest change after a long time,
So they are called lagging indicator when the cycle phase has occurred. And then coincident में, there are two important, I have said, production changes, which means output is increased or output is decreased during the cycle, right? So production के changes is the most important coincident indicator. Inflation also happens along with that time. या तो inflation increases during expansion, या inflation becomes deflation during contraction. So that also is called coincident. That also is called coincident. Also, employment is coincident. Why? Employment means how many people are getting newer jobs. So if you feel that jobs are on the rise, it means the phase is changing. It's either production बढ़ रहा है या production कम हो रहा है. That's why employment और ये सब में change आ रहा है. But when you see at the end that लोग इतने बेरोजगार हो गए, so that is called lagging indicator. So unemployment is lagging indicator and employment is coincident indicator. Please give me a thumbs up. Will you learn this chart? Yes or no, my dear children? Yes, yes, yes. Also remember, some of them are both. जैसे change in stock prices जब शुरू होना होती हैं, तो that's leading also. And finally, change in stock prices is coincident also. Residential investment change is leading, but business change is more coincident. Business fixed investment is more coincident, but it is also a little bit leading. All right, beta. After this, let me come to this point. इसका फायदा क्या है? Beta, business cycle definitely helps in taking business decisions. Business cycle helps in taking business decisions. जैसे कि बूम है, तो आप भी सोच सकते हो चलो यार मैं भी फैक्ट्री खोलने की हिम्मत कर लूं. और डिप्रेशन है, तो आप भरोसा रखोगे यार मेरा ही नहीं सबका ही सामान नहीं बिक रहा है, चलने दो. तो आप बस दो चीजें याद रख लो कि बिजनेस साइकिल एक तो निर्णय लेने में हेल्प करती है और फोरकास्ट करने में, एंटिसिपेट करने में भी हेल्प करती है. Okay, so what is the relevance of business cycle? It helps you take business decisions and it helps to anticipate the market कि होने क्या वाला है और आप अपनी प्लानिंग, अपनी प्रक्रिया उसके हिसाब से बना लेते हो. ठीक है बेटू, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम बिजनेस के डिसीजन समय पर लें? क्योंकि बेटू हमारी पूरी कंट्री की नीड्स अनलिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अगर हम गलत डिसीजन लेंगे और तुम अपना समय वो पढ़ने में लगा रहे हो जो काम की चीज नहीं है, यूट्यूब या ज्ञान में लगा रहे हो, मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, वो तो ठीक है, बट जिन टीचर्स को जानते भी नहीं हो, कुछ भी सुन रहे हो क्योंकि बस कुछ है सुन ले, चलो देख ले क्या कर रहे हैं, तो वो नई नई चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करेंगी ना. तो तुम्हारा रिसोर्स टाइम तो बहुत लिमिटेड है, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन. बेटा वर्ल्ड में एक तो 1930 में 1929 के टाइम ग्रेट डिप्रेशन हुआ था. सेकेंड टाइम भी यूएस में ही आया था. ये यूएस वाली सब गड़बड़ करते हैं. तो यूएस करीबन आप मान के चलो जब डिप्रेशन में गया तो बैंक्स हेवीली लॉस में चले गए. तो ये करीबन 2000 के आसपास की घटना है. .com बबल्स, बबल उसको बोला था, जैसे बबल बर्स्ट होता है ना, वैसे ही बेटू ये जो कंपनीज है ना, सारी ऑनलाइन कंपनीज, तो .com कंपनीज, इसलिए उसको बबल बर्स्ट बोला. और ऐसे ही एक बार अभी कुछ समय पहले ये भी यूएस में ओरिजिनेट हुआ, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस. तो वो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है कि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई उसकी स्टोरी. तो ये तुमको बस याद रख लेना है थोड़ा बहुत. तो ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना. अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉजेस. बेटा दो कॉजेस हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. देखो एक कंट्री के अंदर से भी कुछ कारण इमर्ज करते हैं और कंट्री के बाहर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसके साइकिल में चेंज आता है. सो अपन नोट करेंगे इंटरनल या एंडोजिनस कॉजेस
and external exogenous causes. बेटू इंटरनल कॉजेस क्या होते हैं? चलो फटाफट चार्ट बनाएंगे. कॉजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो बेटा कॉजेस इंटरनल और एक्सटर्नल. नाउ बेटा इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये बिजनेस साइकिल होती है उसको कहते हैं इंटरनल कॉजेस. सबसे पहले कीन्स का कहना था डिमांड का चेंज सबसे बड़ा कारण बनता है. अब मेरे प्यारे बच्चों जो एमपी बोर्ड के हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इको नहीं पढ़ा है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे. ये कंट्री है बेटा. कंट्री के अंदर फर्म्स जो हैं वो गुड्स बना रही हैं. इन गुड्स को कौन कौन डिमांड करता है? सबसे पहले तो बेटा इनको डिमांड करते हैं हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का मतलब है जितने भी लोग कंट्री में बसते हैं वो सब डिमांड करते हैं इसको. इन गुड्स को सेकंड डिमांड करती हैं फर्म्स. फर्म्स को मशीनें खरीदनी होती हैं, फर्म्स को रॉ मटेरियल खरीदना होता है, वो भी तो गुड्स ही हैं. तो सेकंड डिमांड होती है मशीन्स वगैरह, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में निवेश करने के लिए फर्म्स को भी चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट, तो वो भी डिमांड करते हैं. तीसरा डिमांड करती है इन गुड्स को गवर्नमेंट. तुम कहोगे मैम गवर्नमेंट को क्या काम? बिल्कुल काम है. अब बताओ गवर्नमेंट कितने सारे अस्पताल रन करती है, कितने सारे स्कूल रन करती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका खाने पीने का बंदोबस्त होता है. तो गवर्नमेंट भी तो गुड्स लेके ये सब काम करती है. और चौथा होता है बेटा इंटरनेशनल मार्केट. फॉरेन के लोग भी हमारे इंडिया के गुड्स डिमांड करते हैं जिसको अपन कहते हैं एक्सपोर्ट. तो हम वो लोग आके भी इंडिया से खरीदते हैं, बट हम भी तो जाके फॉरेन से खरीदते हैं. तो वो लोग जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और हम जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट. तो चलो हम माइनस कर देते हैं कि हमने उनसे क्या खरीदा. तो चार चीजें मिलकर मतलब हाउस होल्ड ने खरीदा, फर्म्स ने भी खरीदा, गवर्नमेंट ने भी गुड्स खरीदे और इंटरनेशनली भी लोगों ने खरीदे. तो ये चारों को मिलाकर इकोनॉमिक्स में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड बाय द इकोनॉमी. मैंने ये उनके लिए बताया जो फर्स्ट टाइम इको ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. किसी भी कंट्री के गुड्स जो होते हैं मेरे बच्चे, उसको चार लोग डिमांड करते हैं. हाउस होल्ड, ये जो फर्म्स हैं ये गुड्स बना रही हैं. फर्म्स गुड्स बना रही हैं तो हाउस होल्ड. देन फर्म्स. तुम कहोगे मैम फर्म को क्या काम? अरे बीएचएल मशीनें बना रही है, मुझे आज कोई फैक्ट्री खोलनी है, उसमें मशीन की जरूरत है, मैं बीएचएल से जाके खरीदूंगी. तो मैंने भी डिमांड करा ना बेटे. तो हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल लोगों मार्केट से सब जगह से एक कंट्री की डिमांड इमर्ज होती है. इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. तो बेटू एग्रीगेट डिमांड यदि किसी कारणवश कम हो जाए तो भी दिक्कत है. यदि एग्रीगेट डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाए तो भी दिक्कत है. हम पढ़ क्या रहे हैं बेटू? हम पढ़ रहे हैं कि क्या कारण से साइकिल में ऊपर नीचे 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 ऊपर आता है, हम ये पढ़ रहे हैं. तो पहला वर्ड के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया डिमांड में परिवर्तन. डिड यू अंडरस्टैंड डिमांड का चेंज? बताओ बेटू डिमांड, ये वैसे इंटर में पढ़ाऊंगी तुम्हें डिटेल में. बताओ डिमांड कितने सेक्टर से इमर्ज करती है? चार. हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन मार्केट. तो इसको बेटा इकोनॉमिक्स में इस तरह से व्यक्त किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ए इज इक्वल टू ये मैं मार्क करने वाली हूँ. दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. बट फिर भी कॉमर्स के बच्चे को एग्रीगेट डिमांड पता ही होना चाहिए. बेटू एग्रीगेट शब्द का मतलब है टोटल. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और डिमांड का मतलब होता है मांग. मार्केट में वो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा ही है ना मेरे साथ. तो ये पूरी जो अपनी इकोनॉमी है
इसको मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में बता रही हूँ कि इकोनॉमी के गुड्स 4 जगह से खरीदे जाते हैं, इन सब का टोटल कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। सॉर्टेड? यस बेटू। तो बस ये ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड। मेरे प्यारे नॉन इको बच्चों, तुम लोगों ने बताओ डिमांड का कर्व ऐसा पड़ा है ना, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द आई मीन टू द राइट? बताओ हाँ या ना। तो डिमांड इंक्रीज होती थी तो तुम राइट शिफ्ट करते थे ना बेटू, और डिमांड डिक्रीज होती थी तो तुम लेफ्ट शिफ्ट करते थे ना बच्चों। तो सेम एग्रीगेट डिमांड के साथ भी होता है। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाए तो राइट शिफ्ट, एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाए तो लेफ्ट शिफ्ट। बोलो हाँ या ना। खास तौर पे मेरे नॉन इको के बच्चे, खास तौर पे मेरे नॉन इको के बच्चे, तो बताओ मैंने तुम्हें क्या क्या बोला। एग्रीगेट डिमांड कौन कौन सी चीजों से बनती है, बोलो। एग्रीगेट डिमांड बनती है सी। सी कौन कंज्यूम का, सी मतलब हाउस होल्ड का खर्चा। आई मतलब फर्म्स का खर्चा, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जी मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फॉरेन सेक्टर का खर्चा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। मेरी आवाज ध्यान से सुनो, एग्जाम में गूंजेगी तुम्हारे कानों में। Aggregate demand is C plus I plus G plus X minus M. Aggregate demand is C plus I plus G plus X minus M. Aggregate demand is C plus I plus G plus X minus M. जैसे डिमांड का कर्व आगे बढ़ता है और पीछे बढ़ता है, ऐसी एग्रीगेट डिमांड का भी आगे पीछे होता है। ये इंटर के कोर्स में पढ़ोगे तुम। सिर्फ इतनी सी बात है कि कहीं शब्द आ गया तो तुमको टेंशन ना हो कि ये क्या हो गया। तो बताओ, इधर नीचे देखो स्लाइड पर, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? कम हो जाएगी भैया। गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी ना। बस इतना दिमाग लगा लेना। इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, इंक्रीज इन हाउस होल्ड, घर वाले लोग ज्यादा खाने लगेंगे तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी मैम, बढ़ेगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब हम फॉरेन में ज्यादा सामान बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग मोर। इसका मतलब फॉरेनर्स हमसे ज्यादा खरीद रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि 1 2 3 4 में से कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है? ये इतनी सी स्टोरी में, इतनी सारी स्टोरी मैंने तुम्हें एक लाइन के लिए पढ़ाई है कि यहाँ पर कीन्स कह गए कि डिमांड का चेंज बहुत बड़ा कारण होता है बिजनेस साइकिल चेंज होने का। ओके, राइट। देन बेटा सेकंड इज फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन भी कभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है कभी कम, तो उससे भी बिजनेस साइकिल होने लगती है। देखो तुम देखो, सारी वही चीजें हो रही हैं। यू कैन ऑब्जर्व कि सारी वही चीजें हो रही हैं जो जो मैं बोल रही हूँ कि क्या क्या चेंज आ रहा है जिसके कारण इकोनॉमिक साइकिल में चेंज है। डिमांड में चेंज, निवेश इन्वेस्टमेंट में चेंज, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंज, फिर राष्ट्र की पॉलिसीज में भी चेंज। 2 पॉलिसी होती है बेटा कंट्री की, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो यार, 11th 12th में इको नहीं पढ़ा है तो पूरा एक साथ पढ़ने की कोशिश भी मत करो, थोड़ा थोड़ा सुन लो बस। तो इसके कारण भी एक बिजनेस साइकिल में चेंज आता है। फिर हॉट रे, एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना था कि मनी की सप्लाई ज्यादा होने से भी डिमांड में चेंज आता है। अब मैं तुम्हें इसके लिए भी वापस एक बात समझाती हूँ। कभी भी किसी कंट्री में पैसा बहुत ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ये लाइन बना लिख लो बस। कंट्री में पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, सीधी बात है। कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होने से बिजनेस साइकिल में चेंज आ सकता है। राइट? और बेटा उसके बाद पीगो ने कहा, एसी पीगो ने, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण भी बिजनेस साइकिल हो जाती हैं अगर। तो कभी कभी पीगो ने कहा
कि इकोनॉमी में कुछ नहीं भी हो रहा होता तो साइकोलॉजिकली लोग घबरा जाते हैं और डिमांड को कम कर लेते हैं, और जहां डिमांड कम हुई वहां बिजनेस साइकिल में चेंज आया। तो ये हो गए इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस का मतलब इकोनॉमी के अंदर के कॉजेस। नाउ एक्सटर्नल कॉजेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सोजेनस कॉजेस। वॉर, सडनली अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाए, सारी फैक्ट्रीज बंद, मजदूर घरों के अंदर कैद, रिसेशन आना तय है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जैसे बेटा हिरोशिमा नागासाकी में वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने बम गिरा दिया, पूरा ध्वस्त हो गया, सड़कें, बिजली के खंभे, डैम्स, घर, हॉस्पिटल, स्कूल सब ध्वस्त हो गया। तो बाद में उसको बनाने के लिए डोंट यू थिंक इकोनॉमी की डिमांड बढ़ जाएगी? तो डिमांड के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी चलती है कि रिसेशन है कि बूम है। फिर टेक्नोलॉजिकल शॉक, देखो तुम अभी पहले 3G 4G 5G जाने कहाँ जाके रुकेगा ये जी का सफर, है ना? तो उस वजह से टेक्नोलॉजी का चेंज भी बिजनेस साइकिल के चेंज का बहुत बड़ा कारण बनता है। देन पॉपुलेशन की ग्रोथ, ये तो हर प्रॉब्लम की जड़ है। बिजनेस साइकिल ही क्या, हर प्रॉब्लम की जड़ है। अगर कंट्री में अनमैनेजेबल पॉपुलेशन होगी तो अनमैनेजेबल पॉपुलेशन होने के कारण रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ेंगे। और लास्ट, इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक ही बात है। शुम्पीटर को हमेशा इनोवेशन से वर्ड से लिंक किया जाता है। शुम्पीटर 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 ने कहा कि कभी कभी नए नए इन्वेंशंस के कारण पुरानी चीजों की डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब अपन आते हैं, बस इतना सा बचा है चैप्टर, मुश्किल से 4 स्लाइड। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फटाफट नोट करो इसको भी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई वेट फॉर यू, जस्ट नोट इट। सो बच्चों, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सुनना शुरू करते हैं। आई होप यू हैव नोटेड, ऑल ऑफ यू गाइस। अब सुनते भी जाओ और लिखते भी जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को और बच्चे परेशान रहते हैं इससे बहुत। ओके, सुनो ध्यान से बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो वेरिएबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के दिशा में ही चले, पॉजिटिव कोरिलेटेड हो, उसको प्रो साइक्लिकल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 मिनट के लिए तुम सोचो, 2 मिनट के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ और तुम खुद मुझे सारी बातें बोलते चले जाओगे। इकोनॉमी में एक्सपेंशन का फेज चल रहा है, एक्सपेंशन या बूम का फेज है। अब तुम मुझे बताओ, इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। ऐसा लिखना, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज। प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? तो बताओ, ये पॉजिटिव कोरिलेटेड हुआ ना, कि एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बताओ, एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार एक्सपेंशन में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेटेड हुआ। हाँ या ना? हाँ या ना बेटू? डिमांड एक्सपेंशन के टाइम लोग ज्यादा करते हैं या कम? ज्यादा करते हैं। तो ये भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नहीं एक्सपेंशन से? हाँ या ना? तो जो जो चीज सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, जो जो चीज सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमी की एक्टिविटी भी बढ़ रही है और वो वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे प्रोसाइक्लिकल।
उसको कहेंगे प्रोसाइक्लिकल। देखो जरा स्क्रीन पर, देखो जरा स्क्रीन पर, जो तुमने अभी नोट किया है वही बस अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सपेंशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? एक्सपेंशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। एक्सपेंशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं? ऐसे ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक्सपेंशन में बढ़ेंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बैंक के पास हर आदमी लोन मांगने आ रहा है, तो बैंक कहेगा अब तो सब लोगों को हमसे लोन चाहिए, ज्यादा डिमांड कर लो। तो पॉजिटिव कोरिलेशन। प्रोडक्शन, पॉजिटिव कोरिलेशन। एम्प्लॉयमेंट, पॉजिटिव कोरिलेशन। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, अगर बेटू इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा तो लोग घर और खरीदेंगे या घर खरीदना छोड़ देंगे? और खरीदेंगे। ऐसे ही बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन में बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। एक्सपेंशन में भी इकोनॉमी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है एक्टिविटी, और ये वेरिएबल भी। दैट्स वाई ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मनी की सप्लाई डेफिनेटली, तब तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, सिंपली उनको कहते हैं प्रो साइक्लिकल। बताओ अब समझ में आया? दैट वेरिएबल विच मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जैसे इकोनॉमी की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रो साइक्लिकल। अंडरस्टूड मेरे बच्चे? अंडरस्टूड मेरे बच्चे? यस बेटू, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन तो मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड। अब बेटू नेक्स्ट काउंटर साइक्लिकल। तुम बताओ काउंटर का अटैक का मतलब क्या होता है? कोई अपने में थप्पड़ जड़े अपन दो जड़ दो। काउंटर साइक्लिकल माने ऑपोजिट। काउंटर साइक्लिकल माने ऑपोजिट। सो जो चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऑपोजिट चले, moves in opposite direction to the trend, has a negative correlation, that's called countercyclical. That's called countercyclical. Yes or no? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ता है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है या घटती है? बताओ बेटू। बेरोजगारी, अगर इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम होगी ना? दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन। है ना बेटू? तो बस इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट ही बस इसका एक एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लो। और ए साइक्लिकल या असाइक्लिकल उसको बोलते हैं बेटा जिसका कोई ट्रेंड नहीं होता, जो कभी भी कुछ भी हो जाता है। असाइक्लिकल का मतलब जिसका कोई ट्रेंड नहीं है। इट मे मूव इन एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इट मे मूव इन एनी पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ रियल इंटरेस्ट रेट। इसको याद कर लो। रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल में क्या अंतर होता है बाबू? रियल इंटरेस्ट रेट होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ऑल राइट बच्चों, सो डन विद दिस एवरीवन। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चार्ट बना ली सबने? अब कंफ्यूज तो नहीं होगे? आई होप नहीं होगे। यस, असाइक्लिकल का मतलब जिसको आप स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ बढ़ ही रहा है या घट ही रहा है, तो ये बेटू कहना चाहिए कि कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। सॉर्टेड मेरे प्यारे बच्चों? ऑल राइट। तो ये तुमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों मिलकर ही बहुत बच्चों को तांडव नृत्य करते हैं। अब अभी अपन पढ़ क्या रहे थे? अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमिक के कारण। अब मैं तुम्हें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, बस एक्स्ट्रा पॉइंट। चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे।
मनी सप्लाई किसने कहा था? हॉट्रे ने। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? तुम तो एक ही जवाब दे दो। ज्यादा पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और पैसा आसानी से मार्केट में अवेलेबल होगा तो ब्याज सस्ता होगा। मनी सप्लाई कौन सा पॉइंट पढ़ा रही हूं मैं? अभी हम लोगों ने ये हम कॉजेस पढ़ रहे हैं। कॉजेस में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड सुना तो हमने वो डिटेल में पढ़ने चले गए। अब मैं ये मनी सप्लाई वाला पॉइंट पढ़ा रही हूँ। हॉट्रे ने कहा कि मनी सप्लाई से कैसे फर्क पड़ता है, साइकिल कैसे कॉज होती है, मनी सप्लाई के कारण कैसे कॉज होती है, इसको याद करो तुम मेरे साथ। मैंने कहा इसको याद करो तुम मेरे साथ। क्या कहा मैंने? मैंने कहा बेटा, इकोनॉमी में अगर पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी में अगर पैसा बढ़ेगा तो लोग भी ज्यादा डिमांड करेंगे, हाँ या ना? इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो लोग भी ज्यादा डिमांड करेंगे। ज्यादा डिमांड करने के कारण एक्सपेंशन का फेज आएगा, डिमांड बढ़ती है एक्सपेंशन के फेज में। और ज्यादा पैसा होगा मेरे बच्चे तो सेकंड नंबर पे कौन आता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन भी सोचेंगे कि हम रॉ मटेरियल खरीद लें, हम मशीनें खरीद लें। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती ही बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही बढ़ता है। बस इतना तुमको याद रखना। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है बेटू? यू विल रिमेंबर दिस और नो, ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन? अब एक वर्ड बताओ, ये पढ़ लिया अपन ने, मनी सप्लाई पढ़ लिया। अब नॉमिनल वेज और रियल वेज में क्या अंतर होता है? बेटू ये वर्ड कई बार बीच बीच में आता है तो कंफ्यूज मत होना। नॉमिनल वेज रेट का मतलब जो मजदूरों को आप जितने पे पैसा दे रहे हो, और रियल वेज का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई का दाम, महंगाई एडजस्टेड। अब ये और पढ़ लो, बस लास्ट पॉइंट है सच में, इकोनॉमिक शॉक। चलो स्क्रीन देखो अब, इकोनॉमिक शॉक क्या होता है? अरे रुक जा, स्क्रीन पे मैंने कुछ दिखाया नहीं ना, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही थी। एक मिनट, मैंने बस एक तो ये बोला, नॉमिनल वेज वर्सेस रियल वेज, ये एक दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कहा को मूवमेंट और परसिस्टेंट मूवमेंट मत करना। को मूवमेंट और परसिस्टेंट मूवमेंट, यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इनको हाथ ना लगावें। ये ओल्ड कोर्स के हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इनको हाथ ना लगावें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो बच्चे आधी अधूरी बात सुन के जाते हैं वो दिल को और दिमाग को फुल कंफ्यूज रखते हैं। तो ये आप मत करिएगा, ठीक है? अब ये कर लीजिए लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इकोनॉमिक शॉक। अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस जिससे इकोनॉमी पे काफी असर पड़ जाए उसको कहते हैं इकोनॉमिक शॉक। जैसे सडनली वॉर हो जाए, जैसे सडनली मॉनसून ना आए तो हार्वेस्ट का फेलियर हो जाए, सडनली बेटा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। तो मेरे बच्चे ये जो इकोनॉमिक शॉक होते हैं ना, इनकी स्टडी ही करना इकोनॉमिक साइकिल का काम होता है। सो दो मेन कंपोनेंट होते हैं बिजनेस साइकिल के, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल की इकोनॉमिक जो शॉक्स होते हैं और उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है बेटू? अब मॉड्यूल में जो नहीं लिखा पर मैं मेरे प्यारे बच्चों को जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, इसके बाद सबको एक चॉकलेट। हाँ, ई चॉकलेट, ई चॉकलेट। सुनो ना बेटू, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, इनका कहना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोनो जरूरत नहीं है शॉक्स को हैंडल करने के लिए। इकोनॉमी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है जब कोई शॉक लगता है, और अपने आप इकोनॉमी रिस्पॉन्ड करती है, गवर्नमेंट को कोई इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। मेरे बच्चों ये मॉड्यूल में नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, राइट? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट नीडेड टू डील विद शॉक्स। मगर हमारे मॉडर्न भाई साहब कीन्स थ्योरी, जेएम कीन्स का कहना था गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। इनका कहना था कि इकोनॉमी जो है, ये तो मेरे साथ इंटर में पढ़ोगे कीन्स की थ्योरी, जेएम कीन्स की थ्योरी।
सो जेएम कीन्स का कहना था बच्चों कि इतनी जल्दी इकोनॉमी शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए अगर इन्फ्लेशन टू मच हो जाए तो। तुम्हें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि कीन्स भाई साहब जो लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे, उनका कहना था कि भैया गवर्नमेंट को दूर से देखना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। जबकि पुराने इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जब भी इकोनॉमी में शॉक लगता है तो गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है बीच में करने की, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है बेटू, तो दैट्स ऑल इन द चैप्टर। यो 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 यो। अब मैं तुम्हें एक ये वाली चीज भी लिखवाना चाह रही हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बेटू जो मॉड्यूल में से हटा दिए हैं पर जिनके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया से कम खरीदना चाह रहे हैं, तो बताओ हम क्या करेंगे? हम कम बनाएंगे और प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। नाउ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा और प्राइसेस सेम भी रह सकती हैं और प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं। पूछो क्यों? इंडिया में उस वक्त अगर सप्लाई उतनी नहीं है कि डिमांड सप्लाई बराबर हो जाए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई भी बढ़ गई तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। तो ये दोनों हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है बेटू? और कंज्यूमर की अगर स्पेंडिंग बढ़ गई, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ गई, कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई, तो बताओ आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? आउटपुट जरूर बढ़ेगा मैम। और प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उनके बीच में आपस में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा कि मैं खरीदूं या तू खरीद। तो आउटपुट बढ़ेगा और प्राइसेस भी बढ़ेंगी अगर कंज्यूमर की सप्लाई मतलब कंज्यूमर की डिमांड की तरफ से डिमांड बढ़ेगी तो। ऑलराइट, सो ये बेटा नोट कर लिया तुमने। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।